हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। तो रिकर्सन की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने जैसे देखा था कि रिकर्सन हमने इस सीरीज़ में अभी तक देखा है कि रिकर्सन कैसे काम करता है, और एक दो प्रॉब्लम हमने रिकर्सन से रिलेटेड लगाई थी। तो इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इस क्वेश्चन से हम रिकर्सन का नया कॉन्सेप्ट बैक ट्रैकिंग को सीखेंगे कि बैक ट्रैकिंग क्या है आखिर रिकर्सन में। तो शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि मान लो हमें एक करेक्टर का स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, और जिसमें सारे यूनिक करेक्टर्स हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे ये A B C, ये करेक्टर स्ट्रिंग है और इसमें सारे यूनिक करेक्टर हैं, ठीक है। तो इसके हमें हमें सारे परम्यूटेशन जनरेट करने हैं। अब परम्यूटेशन कैसे बनता है, जैसे मतलब परम्यूटेशन का क्या मतलब हो सकता है, मैं इसका एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे ABC के परम्यूटेशन क्या होते हैं। A रख लिया, B और C, A रख लिया, C और B कर दिया। अब B से स्टार्ट किया, A और C बचे, फिर अगला B से स्टार्ट और C और A कर दिया, और फिर C से स्टार्ट किया और B बचा, और C से स्टार्ट किया, B और A हो गया। तो ये हुए सारे परम्यूटेशन जो एक मतलब जो ABC स्ट्रिंग से बन सकते हैं। तो हमें एक स्ट्रिंग दी हुई होगी जिसमें सारे के सारे कैरेक्टर यूनिक होंगे, और उस स्ट्रिंग से बनने वाले मतलब उन कैरेक्टर के सेट से बनने वाले सारे परम्यूटेशन हमें जनरेट करने हैं, ठीक। तो इसमें ये देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम इसको रिकर्सिव वे से लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि मतलब कोई प्रॉब्लम को अगर रिकर्सिव वे में लगाना है तो हमें क्या सोचना है। हमें ये सोचना है कि छोटे इनपुट के रिजल्ट से हम बड़ा इनपुट का रिजल्ट कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है। तो यहाँ पे भी हम सेम काम करते हैं कि अगर मतलब हम किसी भी तरीके से इस प्रॉब्लम को, मान लो अगर मैं बोलूँ कि हमें यहाँ पे जैसे इसमें 3 कैरेक्टर थे, अगर दो कैरेक्टर के इनपुट का जो रिजल्ट है, अगर उससे हम 3 कैरेक्टर के इनपुट का रिजल्ट बना, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, इस प्रॉब्लम को हम रिकर्सिव वे से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ABC के सारे परम्यूटेशन है। अब देखते हैं कि इसको हम छोटे इनपुट के मतलब मान लो ABC में 3 कैरेक्टर थे, और इसको 2 कैरेक्टर वाले इनपुट के फॉर्म में कैसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये देखते हैं, ये एक ग्रुप है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरह से B और C अगर एक करेक्टर ले लिया जाए और उसके जो भी परम्यूटेशन होंगे वो हैं ये BC और CB। सेम अगर यहाँ पे मैं देखूँ, यहाँ पे अगर 2 करेक्टर ले लिया जाए A और C, तो ये A और C से बनने वाले सारे परम्यूटेशन है। AC और C है, कोई तीसरा परम्यूटेशन नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखा जाए, तो ये अगर 2 करेक्टर A और B ले लिए जाएं, तो उनसे बनने वाला जो भी परम्यूटेशन है वो है AB और BA। इसके अलावा कोई तीसरा परम्यूटेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि दो कैरेक्टर का जो इनपुट है, यहाँ पे हमने BC से कुछ रिजल्ट बनाया B और C यूज करके, यहाँ पे C और A यूज करके कुछ रिजल्ट बनाया, यहाँ A और B यूज करके कुछ रिजल्ट बनाया। कुछ रिजल्ट हमारा क्या है, B और C से बनने वाले परम्यूटेशन, A और C से बनने वाले परम्यूटेशन, A और B से बनने वाले परम्यूटेशन। और हर एक रिजल्ट में हमने क्या किया, जो करेक्टर हमने छोड़ा था, मतलब जैसे ABC के लिए हमें रिजल्ट चाहिए था, तो हमने A छोड़ा और BC के परम्यूटेशन निकालिए और उसमें A अटैच कर दिया। सेम A को छोड़ा
और जो भी बी सी का परम्यूटेशन थे उसमें ए अटैच कर दिया। यहाँ पे भी वही काम किया, बी को हमने बाहर निकाला, ए और सी के परम्यूटेशन निकाले, और ए और सी के परम्यूटेशन के रिजल्ट में हमने बी कॉन्केटिनेट कर दिया सब उसके पहले। सेम यहाँ ए और बी के हमने रिजल्ट निकाले और उसमें कॉन्केटिनेट कर दिया सी को यहाँ भी। तो अगर हम देखें कि जो ए बी सी का रिजल्ट है, ए बी सी का रिजल्ट वो किसी तरीके से छोटे इनपुट के रिजल्ट से हम बना पा रहे हैं। अब उसको मैं लिख के दिखाता हूँ कि वो रिकर्सिव जो फंक्शन है उसको वो फंक्शन को हम कैसे ले सकते हैं। तो मान लो हमारा सॉल्व फंक्शन है फॉर ए बी सी, सॉल्व फॉर ए बी सी, तो ये रिजल्ट देता है ए बी सी से बनने वाले सारे परम्यूटेशन। ठीक है, तो अब इसको लिखते हैं छोटे इनपुट के फॉर्म में। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लो हमने ए को अलग कर लिया। अगर ए को अलग कर लिया तो मैं पूछता हूँ कि बी और सी का रिजल्ट क्या है। तो बी और सी का रिजल्ट होगा सॉल्व फॉर बी सी, तो वो रिजल्ट आएगा बी सी और सी बी। और उसमें क्या करना है हमें, उसमें हमें करना है ऐड ए, करेक्टर ए। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि बी सी का जो भी रिजल्ट आया, ठीक है, उसमें करेक्टर ए को स्टार्टिंग में हमें ऐड कर देना है। हर एक परमुटेशन में, हर एक जो भी बी सी का परमुटेशन आया था उन सब में हमें करेक्टर ए को ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, केवल बी सी का परमुटेशन नहीं चाहिए थे हमें। अब मान लो हमने ए को यहाँ पे हमने ए को बाहर निकाल लिया था अपने सेट से। अब मान लो बी को बाहर निकाल लेते हैं। अगर बी को बाहर निकाल लिया तो हमें चाहिए ए सी का रिजल्ट। तो ए सी का जो भी रिजल्ट है, ए सी के जो भी सारे परमुटेशन है वो थे ए सी और सी ए, और उसमें हमें ऐड करना है ऐड बी इन स्टार्टिंग। ठीक है, और तीसरा एक और यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बी और सी से जो भी बनने वाले थे उसमें ए अटैच किया, ए और सी से बनने वाले थे उसमें बी अटैच किया, और एक और हमें काम करना है वो ये है तीसरा करेक्टर। अब तीसरे करेक्टर को बाहर निकालते हैं तो उसके बाद बना ए बी। तो हमें अब चाहिए ए बी का रिजल्ट, और उन सारे परमुटेशन में जो ए बी से बनने वाले हैं उसमें हमें ऐड कर देना है ऐड सी स्टार्टिंग ऑफ ऑल परम्यूटेशन। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मतलब अगर हमें ए बी सी का रिजल्ट चाहिए, तो हम ए बी सी के रिजल्ट को एक एक करेक्टर बाहर निकाल के जो भी छोटा इनपुट बन रहा है उसके फॉर्म में हम ए बी सी के रिजल्ट को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने देखा कि बी सी का रिजल्ट बताओ, हम उसमें ए अटैच कर देंगे। ए सी का रिजल्ट बताओ, उसमें हम बी अटैच कर देंगे। और ए बी का रिजल्ट बताओ और उसमें सी अटैच कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने मतलब जो हमारा मेन फंक्शन चाहिए था कि कुछ इनपुट है और उसको हमने छोटे इनपुट के फंक्शन में तोड़ लिया है सेम फंक्शन में। तो मतलब एक चीज़ तो क्लियर है, यहाँ पे अभी हम आराम से रिकर्सन लगा सकते हैं। इसको हमने फंक्शन में तोड़ लिया था। अब देखते हैं कि इसका मतलब एक तरह से ट्री भी बना के देखते हैं कि इसका रिकर्सिव ट्री बनता कैसे है, मतलब कैसे पूरा रिकर्सिव इटरेशन चलेगा। ठीक है, हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या होंगी, कितनी ब्रांच बनेंगी, कितने नोड, कितने रिकर्सिव कॉल होंगे। तो ये ट्री बनाने से हमें उसका मतलब जो हम कोड करने वाले हैं उसका क्लियर पिक्चर एक तरह से दिमाग में बन जाता है। तो रिकर्सन का ट्री बनाना हमेशा ज़रूरी है। अगर आप सीधे पिक्चर दिमाग में बना सकते हैं तो सीधे कोड करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर ट्री एक बार बना लेते हैं तो जो रिकर्सन की अंडरस्टैंडिंग है वो एकदम क्लियर होती चली जाती है। तो ठीक है, चलो सबसे पहले ट्री बना के देखते हैं। तो मान लो हमारा जो सबसे पहला कॉल होगा वो पहला कॉल क्या बोलेगा कि हमें सॉल्व करके बताओ ए बी सी। ठीक है, तो अब आगे क्या होगा, सॉल्व करके बताओ ए बी सी कहेगा कि मुझे इसका जो काम हो रहा था वो ये है, ये बोलता है कि मुझे
अगर ए कैरेक्टर को बाहर निकाल लूँ, ठीक है, तो मुझे बी सी का रिजल्ट बताओ। और बी सी के रिजल्ट में हम क्या करेंगे, ए को कॉन्केटिनेट कर देंगे शुरुआत में। सेम अगर बी कैरेक्टर बाहर निकाल लूँ तो मुझे ए सी का रिजल्ट बताओ। और अगर मैं यहाँ पे सी कैरेक्टर बाहर निकाल लूँ तो मुझे ए बी का रिजल्ट बताओ। तो ये वैसे ही चल रहा है जैसे 11th-12th में हमने देखा होगा कि कोई भी अगर हमें स्ट्रिंग दी हुई है या कोई भी हमें डिजिट दिए हुए हैं तो उससे कितने नंबर बन सकते हैं, या स्ट्रिंग दी हुई है तो कितने कैरेक्टर दिए हुए हैं तो कितने परम्यूटेशन बन सकते हैं। तो जैसा हम करते थे कि शुरुआत में तीनों के तीनों कैरेक्टर रखने की कोशिश करते थे, मतलब जैसे 3 लेंथ का हमें वो बनाना है, परम्यूटेशन बनाना है, तो शुरुआत में हम तीनों को तीनों ए बी सी तीनों को रख सकते हैं, तो उसके 3 कॉम्बिनेशन। फिर अब ए बी या सी में कोई एक यूज हो चुका होगा, तो कोई एक यूज हो चुका होगा तो नेक्स्ट बॉक्स में हम केवल दो रख पाते थे। और सेम अब तीसरे बॉक्स में पहुंचते हैं तो 2 कैरेक्टर यूज हो चुके होंगे, तो थर्ड बॉक्स में केवल और केवल कोई एक कैरेक्टर पहुंच पाएगा। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर पहुंच पाया, तो इसका जो ओवरऑल रिजल्ट होते थे वो 6 हमारे कैरेक्टर का सेट है, उसका जो भी साइज है उसका फैक्टोरियल होता था, तो इसका रिजल्ट होता था 3 फैक्टोरियल। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, हमने पहले ए निकाला और अब बोला कि मुझे बी सी का रिजल्ट बताओ, उसमें हम ए अटैच कर देंगे। बी निकाला और बोला ए सी का रिजल्ट बताओ और उसमें बी अटैच कर देंगे। सेम सी निकाला और बोला ए बी सी का रिजल्ट बताओ और उसमें सी अटैच कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर अभी हम बी सी पे पहुँचे तो बी सी का भी रिजल्ट हम एक तरह से जो हम छोटे लेवल पे पहुँचे तो हमारा रिकर्सिव कॉल अभी हम बी सी को देख के सीधे बोल सकते हैं, लेकिन मान लो यहाँ पे 10 कैरेक्टर होते तो ये 9 कैरेक्टर के लिए कॉल होता। ठीक है, तो सेम अगर हमें कहीं टर्मिनेटिंग कंडीशन चाहिए होगा तो हम मान लो टर्मिनेटिंग कंडीशन मानते हैं कि हमारे सेट में एक भी कैरेक्टर नहीं बचे, तो हम रिटर्न करेंगे एक एम्प्टी कैरेक्टर, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे BC को और ब्रेक डाउन करके देखते हैं। तो BC को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें करना क्या होगा कि BC को सॉल्व करने के लिए हमें पहले बताओ कि अगर हम B कैरेक्टर को बाहर निकाल रहे हैं तो B कैरेक्टर को अगर बाहर निकाल कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि सॉल्व फॉर C, और उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसमें भी अटैच कर देंगे। सेम अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि C कैरेक्टर को बाहर निकाल लो तो ये बोलेगा सॉल्व फॉर B, और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें हम C को अटैच कर देंगे। सेम यहाँ पे भी होगा, A कैरेक्टर को बाहर निकाला और सॉल्व फॉर C, और C को बाहर निकाला तो सॉल्व फॉर A, और सेम यहाँ पे अगर A को बाहर निकाला तो रिकर्सिव कॉल B के लिए जाएगा, और B को बाहर निकाला तब रिकर्सिव कॉल A के लिए जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये बोल सकते हैं कि जब हमारे पास इनपुट साइज एक का हो गया तब भी हम अपना टर्मिनेशन कंडीशन इसको मान सकते हैं। एक साइज का इनपुट है तो हम डायरेक्ट उसका रिजल्ट बोल सकते हैं या डायरेक्ट उसका रिजल्ट हम रिटर्न कर सकते हैं। तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होगा, जो C का जो रिजल्ट होगा, मतलब C केवल एक करेक्टर है, उसके सारे परम्यूटेशन क्या हो सकते हैं, तो एक ही परम्यूटेशन होगा वो C। सेम B रिटर्न करेगा केवल एक परम्यूटेशन B, सेम यहाँ का C रिटर्न करेगा एक परम्यूटेशन C, और ये रिटर्न करेगा A, ये रिटर्न करेगा B, और ये रिटर्न करेगा A। ठीक है, अब ऊपर बढ़ते हैं। तो ये जो सॉल्व फॉर BC था, इसने बोला था कि B को बाहर निकालो और C के लिए सॉल्व करो, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें हम B अटैच कर देंगे। तो अब रिजल्ट आ गया हमारे पास, अब उसमें B अटैच कर देते हैं, तो B अटैच करके ये बनेगा BC और ये बनेगा CB। सिमिलरली अगर यहाँ पे भी देखें तो ये यहाँ पे जब AC के लिए हमने कॉल किया था तो AC के लिए इसने क्या बोला था कि A को बाहर निकालो, C के लिए कॉल करो, और जो भी C का रिजल्ट आएगा उसमें हम A अटैच कर देंगे। तो ये बन गया AC। और यहाँ पे भी इसने C को बाहर निकाला, बोला A का रिजल्ट बताओ, और A के रिजल्ट पे हम C को कॉन्केटिनेट कर देंगे, तो ये बन गया CA।
सेम ये बन गया ए बी कामा बी ए। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो ये कॉल थे बी सी, ए सी और ए बी, इसको कॉल किया था किसने? ए बी सी ने। और ए बी सी ने इसको कैसे कॉल किया था? इसने बोला था कि एक काम करते हैं, कैरेक्टर ए को बाहर निकालते हैं और बी सी के लिए सॉल्व करते हैं, और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें हम ए अटैच कर देंगे। तो ठीक है, अटैच करके देखते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है बी सी, तो ये बन गया ए बी सी। अगला रिजल्ट आ रहा है सी बी, तो ये बन गया ए सी बी। अब ये जो दूसरी ब्रांच थी, दूसरी ब्रांच में हमने क्या किया था? तो जब यहाँ पे हमने बी कैरेक्टर को बाहर निकाला और उसने बोला, और इस रिकर्सिव कॉल ने बोला कि मुझे ए और सी का रिजल्ट चाहिए, और ए और सी के जो भी रिजल्ट है उसमें बी कॉन्केटिनेट करना है शुरुआत में। ठीक है, तो बी कॉन्केटिनेट कर सकते हैं रिजल्ट, क्योंकि हमारा आ ही चुका है। तो बन गया ये बी ए सी, और दूसरा बन गया सी ए से बी सी ए। सेम सी, अब जब ये कॉल पूरा रिटर्न होके आएगा तो नेक्स्ट कॉल जाएगा सी को बाहर निकालो और ए बी के लिए सॉल्व करो। तो ए बी का भी रिजल्ट हमें पता है, तो ए बी का जो रिजल्ट आ रहा था वो था ए बी और बी ए। ठीक है, तो उसमें सी अटैच कर देते हैं शुरुआत में। तो ये बन गया सी ए बी और बन गया सी बी ए। तो ये आ गए हमारे ओवरऑल परम्यूटेशन जो ए बी सी के लिए चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक छोटे इनपुट के लिए दिखाया है। तो ये सिमिलरली, मतलब अगर बड़ा इनपुट होगा तो ये और काफ़ी सारे लेवल बनेंगे। जैसे ये हुआ पहला लेवल, नेक्स्ट दो, पहला लेवल में हमारे पास 3 कैरेक्टर थे, नेक्स्ट लेवल पे हमारे पास सिर्फ 2 कैरेक्टर बचे, और उसके नेक्स्ट लेवल पे हमारे पास 1 कैरेक्टर बचा, और वहाँ पे हमने मतलब टर्मिनेट कर दिया एक तरह से। वो इसको हमने टर्मिनेटिंग कंडीशन माना, और उसको हमने वहीं से हमने रिकर्सिव कॉल को रिटर्न करना शुरू किया। तो यहाँ पे हमने इसका ट्री बना लिया है, और ट्री मतलब जैसे आप देख सकते हैं, तो एक तरह से जो हमारा अप्रोच है उसका क्लियर विजुअलाइजेशन हमें मिल चुका है। तो कोड करने से पहले हम कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे मतलब हम कैसे इस अप्रोच को कोड में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? एक तो स्ट्रिंग चाहिए होगी, ठीक है। दूसरा जो हमारा गिवन स्ट्रिंग है पहले तो वो चाहिए। दूसरा हमें एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब एक इन्फॉर्मेशन ये चाहिए कि हम जैसे जैसे रिकर्सिव कॉल में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उस रिकर्सिव कॉल में हम एक चीज़ मेंटेन कर रहे हैं कि अब रिकर्सन जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें तो चेंज नहीं कर रहे हैं। मतलब हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि बी को बीच से ट्रिम कर दिया और फिर ए सी के लिए कॉल किया, या सी को लास्ट से ट्रिम कर दिया और फिर ए बी के लिए कॉल किया। तो हम स्ट्रिंग को जैसी थी वैसे रखते जा रहे हैं, बट हम इसमें एक इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं, जितने भी हमारे कैरेक्टर हैं उनके साइज का हम एक एरे रख रहे हैं, ठीक है। और उस एरे में हम इंफॉर्मेशन ये स्टोर करते हैं कि हमने किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को अभी तक यूज किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पे ए रिप्रेजेंट करता है 0 को, बी रिप्रेजेंट करता है 1 को, और सी रिप्रेजेंट करता है 2 को। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे हमने रिकर्सिव कॉल किया, अभी सबसे शुरुआत में जो हमारा पहली बार कॉल आया, तो हमारा कॉल आया ए बी सी, और हमने अभी तक किसी भी कैरेक्टर को यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉल जब हमारा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? ये बोलेगा बी सी को कॉल करो, लेकिन जो हमारा जो ये एरे जाएगा, जो ये एरे जाएगा, ये जाएगा विथ दिस वैल्यू कि हमारा 0th पोजीशन है, जो भी फर्स्ट एक कैरेक्टर ए है ये यूज हो चुका है, और बाकी सारे 0 रहेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे शुरुआत में सारे 0 थे, ठीक है। और इसके बाद जब ये यहाँ पे कॉल जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेगा? ये सॉल्व फॉर सी बोलेगा, लेकिन इसमें जो हमारा एरे जाएगा वो जाएगा, ये 1 सेट रहेगा, ये भी 1 सेट रहेगा, और सी अभी तक यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। रिकर्सन पहले चलता जाता है, एक के लीफ या टर्मिनेटिंग कंडीशन पर पहुंचता है, और फिर वहाँ से वापस होता है। इसको मतलब एक तरह से बैक ट्रैकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम नेक्स्ट हमने सी के लिए कॉल किया था, तो उसमें हमने ये सेट कर दिया था इस एरे में, कि इस एरे में हमने ये सेट कर दिया था कि सी की
बी यूज हो चुका है, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट कॉल बी के लिए करने वाले हैं तो उस पर तो हमें सी यूज, हमें ये मार्क करना था कि सी यूज हो चुका है, ना कि बी। तो जैसे ही हम ये बैक ट्रैक होके ऊपर वापस आते हैं तो हमें एक काम करना होता है कि जो भी हमने सेट किया था, जिस भी कैरेक्टर को हमने सेट किया था उसको अनसेट करना होता है। जैसे हमने यहाँ पे बोला था कि बी को सेट किया और सी के लिए कॉल किया, तो बी को अनसेट कर देंगे, ठीक है। और अब सी के लिए कॉल करने वाले हैं, मतलब सी, हम ये मान रहे हैं कि अब सी यूज हो चुका है, तो सी की वैल्यू को सेट किया और बी के लिए कॉल कर दिया, ठीक है। सिमिलर जैसे ही ये पूरा यहाँ से वापस होगा फिर से इसके पास, तो फिर से हम सी को अनसेट कर देंगे, सी 0 पे चला जाएगा। और अब सी के बाद कोई और कॉल नहीं होने वाला था, तो ये वापस जाएगा इसके पास बी सी से। तो जैसे ही बी सी से वापस जाएगा तो हमने इसको भेजा था विथ वन, मतलब ए को सेट करके हमने भेजा था रिकर्सिव कॉल बी सी के लिए। बट अब अगर हम बी, अब बोल रहे हैं कि बी को बाहर निकालते हैं और ए सी के लिए सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमें ये बताना पड़ेगा कि ए को जो हमने सेट किया था ना उसको भी अनसेट करना पड़ेगा। तो ए को भी अनसेट कर दिया, ठीक है। और अब यहाँ पे बढ़ने से पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, बी को सेट करना पड़ेगा, बी को सेट करना पड़ेगा, मतलब ये हुआ। और अब सी ए सी के लिए कॉल हो जाएगा। सेम केस यहाँ पे होगा, सी को सेट करेंगे इसी एरिया में, वापस आएंगे, सी को अनसेट करेंगे, ए को सेट करेंगे और सी के लिए कॉल होगा, वापस आएंगे, ए को अनसेट करेंगे और इसके बाद वापस आएंगे तो बी को अनसेट करेंगे। और सेम जैसे इस ब्रांच में बढ़ेंगे, सी को सेट करेंगे, ये कॉल, ए को सेट करेंगे, सी वाला कॉल, और बी को सेट, वापस जैसे ही जाएंगे यहाँ पे ए को सेट किया था और बी के लिए कॉल था, और जैसे ही वापस जाएंगे तो यहाँ पे ए को अनसेट किया और बी के लिए कॉल किया, और जैसे ही ये वापस जाएगा तो ये सी को भी अनसेट कर देगा। लेकिन यहाँ के बाद अब कोई कॉल नहीं होने वाला और हमारा पूरे के पूरे जो भी हमारे परम्यूटेशन थे वो बन गए हैं। तो एक तरह से हमने एक इन्फॉर्मेशन के लिए, एक तरह से हमारे पास इनपुट जो है वो तो एक स्ट्रिंग है, और दूसरा है एक हमने इन्फॉर्मेशन साथ में रखा हुआ है कि कौन सा हम करेक्टर यूज करते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारा रिकर्सन छोटे इनपुट के लिए मतलब बढ़ता जा रहा है, तो हमें वो इन्फॉर्मेशन मेंटेन करना पड़ रहा है। और हम जैसे जैसे रिकर्सन में वापस हो रहे हैं हम उस इन्फॉर्मेशन को चेंज करते जा रहे हैं। तो जो ये चेंज कर रहे हैं हम वापस आने पे, तो इसको ही एक तरह से, मतलब जो इसको ही एक तरह से बैक ट्रैकिंग बोलते हैं। मतलब बैक, जैसे हम रिकर्सिव कॉल कंप्लीट करके वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम रिकर्सिव कॉल कंप्लीट करके वापस आ रहे हैं तो हम उसमें कुछ काम कर रहे हैं, या मतलब रिकर्सन, हर एक रिकर्सिव अप्रोच में बैक ट्रैकिंग होती है, लेकिन नॉर्मल हम जैसे हमने पिछले सोल्यूशन हमने देखे थे तो बैक ट्रैक के टाइम पे हम ज़्यादा कुछ काम नहीं कर रहे थे, हम सीधे सीधे जो भी रिजल्ट आ रहा था उसमें कुछ ऐड करते थे और अपना रिटर्न, जो भी आंसर था वो रिटर्न कर देते थे। लेकिन यहाँ पे हमने अभी कुछ काम करना शुरू किया है, जैसे हमारा रिकर्सिव कॉल वापस आता है। तो अब इसका कोड लिख के देखते हैं कि इसका अभी हमारे पास मतलब एक तरह से पूरा क्लियर पिक्चर है कि हमारा रिकर्सिव ट्री कैसा है, हमारा इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, इन्फॉर्मेशन को हम कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं, टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या है, तो वो सारा हमें पता चल चुका है। तो ठीक है, कोड लिखते हैं। तो मान लो यहाँ पे हमारे जो कोड का रिटर्न टाइप होगा वो रिटर्न टाइप होगा, मान लो अगर C++ कोड लिख रहा हूँ तो एक तरह से वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स होंगी, ठीक है। और मान लो इस फंक्शन का नाम वही है सॉल्व, और हमें सॉल्व करना है एक स्ट्रिंग के लिए एस, और एक हमारे पास है एरे, इंटीजर एरे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम मेन लॉजिक पे ही चलते हैं जैसे हम अभी तक कर रहे थे। तो सबसे पहले मेन लॉजिक पे ही चलते हैं। तो मान लो हमारे स्ट्रिंग पे अभी हमारे एरे पे जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे के सारे 0 हैं,
तो हम एक काम करते हैं कि पहले एरे को इटरेट करते हैं और ये देखते हैं कि कौन कौन से करेक्टर 0 हैं। तो फॉर अगर इक्वल टू 0 से i लेस दैन s डॉट लेंथ, ठीक है, i प्लस प्लस। और अगर हमारा वो करेक्टर अनसेट है तो हमें क्या करना था, तो हम कर क्या रहे हैं कि जो भी हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग आया उसके हर एक करेक्टर को एक बार बाहर करके या एक बार उसको सेट करके कि हमने इसको यूज कर लिया है, बाकी करेक्टर्स के लिए रिकर्सिव कॉल करते हैं। तो ठीक है, अगर हमें ये पता चला कि ये करेक्टर अभी तक यूज नहीं हुआ, ठीक है, तो अगर यूज नहीं हुआ तो हमें क्या करना है कि जो हमारा ए था उसमें उसको सेट कर देते हैं। मतलब ए ऑफ आई को अब बोल देते हैं हम यूज कर रहे हैं, यूज कर लिया मान लो, और हमें रिजल्ट दो किसका, तो ये भी जो इसका रिटर्न टाइप होगा, जो हमें रिजल्ट आएगा रिकर्सिव कॉल से, ठीक है, वो बोलेगा कि सॉल्व फॉर, जो भी इनपुट स्ट्रिंग थी वो तो वही रहेगी और एरे वैसे का वैसे पास हो जाएगा। बट हम इस एरे में हमने एक काम कर दिया है, वो ये कर दिया है कि हमने ये इन्फॉर्मेशन सेट कर दी है कि ith पोजीशन पे जो करेक्टर है वो यूज हो चुका है, ठीक है। और जैसे रिकर्सिव कॉल वापस आएगा, मतलब यहाँ पे रिजल्ट इसका कैलकुलेट हो जाएगा, तब क्या होगा, तो रिजल्ट जैसे ही कैलकुलेट हो जाएगा तो जिस करेक्टर को हमने अभी बाहर निकाला था, ठीक है, मतलब हमने माना कि यहाँ पे हमने उसको यूज कर लिया या एक तरह से उस सेट से बाहर निकाल लिया, तो उस करेक्टर को हमें रिजल्ट में जो भी हमारा छोटे कॉल के लिए, मतलब हमने बोला कि चलो एक करेक्टर यूज कर लिया, अब बाकी बचे करेक्टर से रिजल्ट बताओ, तो उसका जो भी रिजल्ट आया उस रिजल्ट में हमें करंट करेक्टर हमारा एस ऑफ आई है, एस ऑफ आई को उसकी शुरुआत में कॉन्केटिनेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मान लो यहाँ पे हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो फाइनल रिजल्ट है, मान लो ये है आंसर, ठीक है, और इस रिजल्ट को इटरेट करते हैं, रिजल्ट, और इसमें जो भी आइटम है, हर एक आइटम में हमें एक काम करना है, वो ये है, वो स्ट्रिंग्स है पहले तो, ठीक है, स्ट्रिंग मान लो उसको मैंने टेम्प मान लिया, और हर एक आइटम में हमें एक काम करना है कि एस ऑफ आई में जो भी करेक्टर पड़ा है उसको कंकेटिनेट कर दो आइटम से, ठीक है। तो ये आइटम के शुरुआत में हमने एस ऑफ आई ऐड कर दिया, और हमारा जो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर में वो जो अभी हमने कंकेटिनेट करके जो भी स्ट्रिंग बनाई उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ रिकर्सिव कॉल से हमें रिजल्ट आने के बाद उस पर हमने करंट करेक्टर को अटैच कर दिया। अब हमें एक काम और करना है कि नेक्स्ट कॉल होने से पहले, अब जैसे दूसरे करेक्टर के लिए कॉल होगा तो हम इस करेक्टर को हमें अनसेट करना पड़ेगा। क्यों अनसेट करना पड़ेगा? क्योंकि मैंने बताया था कि जैसे हमने पहले ए के लिए, जैसे ए बी सी के लिए हम सॉल्व करने जा रहे थे, तो हमने जब यहाँ पे जब हम ए के लिए सॉल्व करने जा रहे थे तो हमने ये सेट किया था, ठीक है। और जब ये वापस आया तो हमने इसको अनसेट किया और फिर बी के लिए कॉल किया। हमें अनसेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बी के लिए कॉल करने जा रहे हैं और सेम एरे यूज कर रहे हैं तो हमें अब बी को सेट करना पड़ेगा, नहीं तो नेक्स्ट कॉल पे हम ए और बी दोनों को सेट करके भेज देंगे, तो वो केवल सी के लिए फिर परम्यूटेशन लाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें एक काम करना है, ए की जो भी वैल्यू थी, ए ऑफ आई अभी हमने वहाँ पे सेट किया था, इसको वापस अनसेट कर देते हैं और ये लूप हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो अब जैसे ही नेक्स्ट करेक्टर मिलेगा इसको, इस लूप को मिलेगा नेक्स्ट करेक्टर जो अभी तक यूज नहीं हुआ था, तो वो फिर से उसको सेट करेगा और नेक्स्ट कॉल करेगा, फिर अनसेट करेगा, वापस आएगा
अगला कैरेक्टर ढूंढेगा, फिर से सेट करेगा, रिकर्सिव कॉल करेगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें कॉन्केटिनेट करेगा, फाइनल आंसर में ऐड करेगा और उसको अनसेट करेगा, और फाइनल हमें अपने आंसर वेक्टर में सारे के सारे कैरेक्टर्स, मतलब सारे के सारे जो भी परम्यूटेशंस है वो इस कॉल के आ जाएंगे। तो अगर इस कॉल के रिजल्ट आ गए तो हमें उसको रिटर्न कर देना है। तो रिटर्न हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब आती है टर्मिनेटिंग कंडीशन कि हमें टर्मिनेट करना है। तो हम टर्मिनेटिंग कंडीशन हम ऐसा मान सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्या रखा था कि यहाँ पे टर्मिनेटिंग कंडीशन हमने क्या रखी, जब हम एक करेक्टर पे पहुँच रहे हैं तो एक करेक्टर पे पहुँच रहे हैं तो उसी करेक्टर को रिटर्न कर देते हैं एज ए रिजल्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी वही काम करते हैं। तो एक करेक्टर बचा है, हमें ये कैसे पता चलेगा? तो हमारा जो एरे है इसमें जो हम सेट करते जा रहे हैं, जो जो भी करेक्टर यूज करते जा रहे हैं उसको सेट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब एक ही पोजीशन बची होगी जहाँ पे 0 पड़ा होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इसको इटरेट कर लेते हैं। तो एक काउंट रख लिया मान लो, ठीक है, और इसको इटरेट किया एरे को i इक्वल टू 0 से i लेस देन s डॉट लेंथ तक और i प्लस प्लस। ठीक है, और हमने एक काउंट मेंटेन कर लिया, इफ a ऑफ i इक्वल्स 0 तो काउंट प्लस प्लस। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये अपना मेन लॉजिक में जाने से पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, वो ये है, इसका कोड मैं अब नीचे लिख देता हूँ। तो वो हमें ये करना पड़ेगा कि इफ़ जो हमारा काउंट है, करंट काउंट, अगर वो इक्वल्स 1 है। ठीक है, तो हमें जो भी करेक्टर था, जो भी एक करेक्टर है, उसी करेक्टर को रिटर्न कर देना, क्योंकि उसका एक ही परम्यूटेशन है, वो है वही करेक्टर। तो अभी हमें वो करेक्टर भी चाहिए। तो यहाँ पे हमें फिर से, जब हम काउंट कर रहे थे उस टाइम पे हम ये कोड में फिर से अलग से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक काम किया था कि एक काउंट वेरिएबल रखा था जो 0 था, और हमने इटरेट किया था तो 0 से i लेस देन s डॉट लेंथ i प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक चेक लगाया था, इफ़ a ऑफ i अगर 0 है, मतलब कोई अनयूज्ड करेक्टर है, तो काउंट बढ़ाते जाओ। ठीक है, तो अभी हमें एक काम और करना है कि जो अनयूज्ड करेक्टर है उसको देखना भी है कि वो करेक्टर है कौन सा आखिर। तो या तो हम दूसरा इटरेटर लगा सकते हैं, जब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि इफ़ काउंट इक्वल्स टू 1, तब हम दूसरा लूप लगा के वो करेक्टर निकाल सकते हैं। या यहीं पे हम एक मान लेते कि एक करेक्टर भी रख रहे थे और वो करेक्टर था मान लो C। तो यहाँ पे जब हम +1 कर रहे थे, जब हम काउंट प्लस प्लस कर रहे थे, तो उस टाइम पे हम C में वो करेक्टर भी असाइन कर देते हैं जिसके कारण अभी काउंट बढ़ा है। ठीक है, तो C में हम s ऑफ i डाल देते हैं। तो अब क्या होगा, अगर काउंट एक ही बार बढ़ा है तो C में सीधा वही करेक्टर होगा जो एक बार अवेलेबल है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या होगा कि जब भी हमारा काउंट इक्वल्स टू 1 वाला केस मिलेगा, तो हमें जो भी हमारा करेक्टर C में स्टोर हुआ s ऑफ i, उसको हमें कैसे रिटर्न करना है। तो यहीं पे हम मेन लॉजिक में जाने से पहले, मतलब यहाँ पे हमें पहले पता चला कि काउंट कितना है। काउंट अगर एक ही है तो वो करेक्टर निकाला, उस करेक्टर से एक स्ट्रिंग बनाई, उस स्ट्रिंग को एक वेक्टर में पुश किया
और उसी वेक्टर को वहीं पे रिटर्न कर दिया। तो ये हुआ हमारा फाइनल कोड। ठीक है। और अगर इसमें हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एक तरह से पहले तो मैंने बताया था कि हम ये देखते हैं कि रिकर्सिव कॉल कितने नोड्स के लिए हो रहा है। तो रिकर्सिव ट्री में भी हमारे n फैक्टोरियल नोड बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे पहले एक नोड था, नेक्स्ट में हमने क्या किया कि 3 नोड में पार्ट उसको डिवाइड किया। मतलब एक नोड था, वो डिवाइड हुआ, उसमें जितने कैरेक्टर थे उतने नोड में, 3 नोड पे, यहाँ पे 3 कैरेक्टर थे, 3 नोड पे डिवाइड हुआ। फिर हर एक 3 नोड, मतलब 3 जो यहाँ पे 3 नोड थे उसमें से हर एक नोड उसमें जितने कैरेक्टर थे उतने नोड में डिवाइड हुआ। तो जहाँ पे 2 कैरेक्टर थे 2 नोड में डिवाइड हुआ, 2 नोड में डिवाइड हुआ, ये भी 2 नोड में डिवाइड हुआ, ये भी 2 नोड में डिवाइड हुआ। और फिर आगे जाके इसमें जितने कैरेक्टर थे वो उतने नोड में डिवाइड हुआ, एक में, एक में, एक, और ये भी एक, ये भी एक, और ये भी एक। ठीक है। तो ओवरऑल जो नोट्स बन रहे थे वो ऐसा था कि सबसे शुरुआत में सिंगल नोड था, वो डिवाइड हुआ 3 नोड्स में, हर एक 3 नोड डिवाइड हुए 2 नोड में, और हर एक 2 नोड डिवाइड हुआ 1 नोड में। तो ओवरऑल ये 3 फैक्टोरियल इसके नोड हो गए ट्री में, जितने ट्री के मतलब टोटल रिकर्सिव कॉल हो गए। और एक तरह से n फैक्टोरियल्स के साथ साथ n और कॉन्केटिनेट करने का जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है वो यूज कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बनती है वो एक तरह से मैक्सिमम, मतलब अगर हम इसको बिग नोटेशन में लिखें तो वो n फैक्टोरियल ही बनती है। तो ये हो गई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो इस प्रॉब्लम को आप खुद इम्प्लीमेंट करके देखिए, सोच के देखिए, और ये बताइए हमें कमेंट के माध्यम से कि आप कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सोचने में आप फंसते हैं, या इसी अप्रोच में आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम दिखती है, या कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप उसको कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। थैंक यू।